हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही गई है कि यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी ही नहीं रहे, बल्कि ज़िंदगी को काट रहे हैं। यानी कि आप जब सुबह उठते हैं उस दिन का आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में हमें क्या करना है। यदि आपको ये डिसाइड नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमें, तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम अपनी क्लास में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कुछ बातें रह गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट लगी मुझे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में भी मेंशन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसमें राजनीतिक दायित्वों का भार 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को सौंप दिया गया। इसमें एक को इसी मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि इसमें कंपनी के शासन को पुनर्गठित यानी कि रीऑर्गेनाइज करके, मतलब कंपनी का शासन कौन देखेगा, और उसमें जो राजनीतिक दायित्व है उसमें 6 सदस्यों का एक कमेटी बना दी गई। उन 6 सदस्यों में कौन कौन थे? इसमें एक ब्रिटेन का अर्धमंत्री था और दूसरा विदेश सचिव। मतलब कि आप देखना, 2 ब्रिटेन के हो गए उसमें। कौन कौन? जो मिनिस्ट्री लेवल पर है, एक अर्धमंत्री यानी कि एक मिनिस्टर, और एक विदेश सचिव यानी कि जो हमारा एक तरीके से विदेश सचिव जो फॉरेनर वो होता है, सेक्रेटरी वो, और 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में चुनकर लिया गया था। इसमें से 4 जो थे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है ना? यानी कि ये 6 के 6 सदस्य ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा भेजे गए थे। इसमें से एक को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये धीरे धीरे कंपनी पर ब्रिटेन का शिकंजा कसने की साजिश एक तरीके से चल रही थी। ब्रिटेन कंपनी जो थी भारत पर शिकंजा कस रही थी, और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो कंपनी पर शिकंजा कस रही थी। ठीक है ना? यानी कि टिट फॉर टैट चल रहा था एक तरीके से। यह भारत सरकार के आदेशों और निर्देशों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसमें जो भारत का जो यहाँ पे भारत की जो सत्ता चला रहे थे, उनके आदेश को मानना और ना मानना, उनके निर्देशों को मानना या ना मानना, ये उनको अधिकार दिया गया था। यानी कि वो किसी तरीके से यहाँ की सत्ता से बाध्य नहीं थे। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसमें से एक सदस्य प्रांत का सेनापति होना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अब जो यहाँ के भारत के जो सेनापति थे किसी सदस्य प्रांत के, उसमें से एक को, अब किसी भी प्रांत का वो एक सदस्य ले सकते थे, और जो 4 थे उसमें से एक को घटा के 3 कर दिया गया। यानी कि 2 अब अंग्रेज होंगे, एक भारत का होगा, और 3 लोगों की कमेटी होगी, और इसमें फैसले बहुमत के आधार पर होते थे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट का, जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है इसलिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट 1813। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को एकाधिकार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि जो कंपनी को एकाधिकार दिया गया था, आपने देखा था जब 1600 ईस्वी में कंपनी को जो वहाँ की पार्लियामेंट ने जो 15 वर्ष का लिए एकाधिकार दिया था, वो 1813 वर्ष तक चला, यानी कि 113 वर्ष तक। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो ब्रिटेन की कंपनी है वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसमें एकाधिकार दे दिया गया था। बट 1813 का जो एक्ट आया है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने उसके एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा करने लगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि किसकी उन्होंने अंत किया और किसको रखा। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत के प्रति आक्रामक नीति और कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। यानी कि ईसाई मिशनरी कौन थे? कि जिनका आधुनिक भारत पर अत्यधिक प्रभाव था। और ईसाई मिशनरी से मतलब है
जो ईसाइयों के जो एक तरीके से जिसको हम पादरी बोलते हैं, ठीक है ना, चर्च में होते हैं, तो उनका आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान रहा है, या उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है अपना किसी भी तरीके से, चाहे वो कंपनी के अधीन हो या फिर भारत के अधीन हो। चूँकि वो क्रिश्चियन थे तो वो कंपनी के द्वारा ही कार्य करते होंगे। और भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत के प्रति आक्रामक नीति, वेलेस्ली के द्वारा आक्रामक नीति अपनाई गई। और कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति, तो हुआ क्या था, 1773 में कंपनी ने जो पार्लियामेंट है उससे आर्थिक सहायता के लिए ऋण मांगा था। यहीं से जो कंपनी थी उसने, जो ब्रिटेन की संसद थी उसने उस पर शिकंजा कसने की सोचने बना ली थी कि जब वो इतना फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन फिर भी ये ऋण मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो शोचनीय आर्थिक स्थिति है, मतलब कि जो वो आर्थिक स्थिति जो सोचने में मजबूर कर रही है कंपनी की, के कारण 1813 के एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके क्या प्रावधान थे। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसकी हमने अभी पीछे चर्चा की थी। और उसके चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा गया, यानी कि दो चीज़ों पे एकाधिकार बना रहा। क्या क्या, एक चाय का और दूसरा चीन के साथ जो व्यापार चल रहा है। क्योंकि खाली भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करने नहीं आई थी, भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने आई थी। ठीक है ना, तो इसलिए तो भारत के चाय का व्यापार करती थी, उस पर एकाधिकार था, उसको कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी, और चीन के साथ व्यापार कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी। ठीक है, और इसे अगले 20 वर्षों के लिए उसको आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि रिन्यूअल कर दिया गया। और 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। और 20 वर्षों के लिए उन पर भारतीय प्रदेश, जो राजाओं के प्रदेश थे उस पर और राजस्व पर नियंत्रण अधिकार प्रदान कर दिया गया उनको। नियंत्रण मंडल की अधीक्षण और निर्देश की शक्ति की स्पष्ट करते हुए उसका विस्तार किया गया। और जो नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसकी शक्ति का विस्तार किया गया, और उसके जो इन्विजिलेटर्स का एरिया था अधीक्षण का, उसका भी विस्तार किया गया कि हाँ, आप किस हद तक कंपनी को चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई, यानी ईसाई जो मिशनरी थे जिसकी हमने पिछली चर्चा की, जो इनका आधुनिक भारत पर महत्वपूर्ण स्थान रहता है, उनका धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई, यानी कि धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई थी कि आप धर्म प्रचार कर सकते हो। ठीक है, भारतीयों को की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था दोस्तों, मगर वो खर्चा किया नहीं गया था, उसका खर्चा आगे वाले एक्ट में चर्चा आएगी। ठीक है दोस्तों, कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20,000 अंग्रेजी सैनिक रखने की व्यवस्था की गई थी, यानी कंपनी अपने व्यय पर अधिकतम 20,000 सैनिक रख सकती थी। ठीक है, और दोस्तों 1813 के एक्ट से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होने हो गई, यानी कि 1813 एक्ट में जो अंग्रेजी शासन चला रहे थे उसमें उनका जो संवैधानिक स्थिति है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी कि अब वहाँ पर पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व दिखने लगा था। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था द रेगुलेटिंग एक्ट 1813 और पिट्स इंडिया एक्ट का कुछ भाग। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।